दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज। दोस्तों कल हमने अपना इंडियन पॉलिटी कहाँ ख़त्म किया था कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक दिल्ली के नई संसद दिल्ली के लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट जो लाइब्रेरी थी उसमें हमारा ये बैठक हुआ था। और जो हमारा संविधान था, जैसे कि पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। तो दोस्तों उसके बाद अब अभी हम बेसिक पे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्रथम दिन का कार्यकाल था उसके लिए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, दोस्तों यहाँ टर्म में ध्यान दीजिएगा, अस्थायी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय। अगर प्रथम अस्थायी पूछे दोस्तों, अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय। या पूछे कि प्रथम दिन के अध्यक्ष कौन थे, तो भी यही आंसर होगा, और अस्थायी पूछे तो भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर यही अस्थायी पूछ लेगा तो दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला भारतीय रत्न 1962 में मिला था। इन्हें भारतीय रत्न के नाम से जाना भी जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो जैसे कि मैंने बताया, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारतीय रत्न मिला था 1962 में, जब इनका सेकंड टेन्योर खत्म हुआ था एज ए प्रेसिडेंट। और इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी थी, ये भी एग्जाम से पूछा जाता है, ये भी जान लीजिए एज पर जस्ट बूस्टिंग फैक्टर, कि इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बापू, सत्याग्रह और चंपारण, और आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी इनकी खुद की। इन्होंने मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कृतियाँ, तो ये इनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बापू, सत्याग्रह और चंपारण। ये दोस्तों यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर किताबों के बारे में पूछा जाता है। और दोस्तों इन्होंने एक नारा भी दिया था, ग्रो मोर फूड, ज़्यादा भोजन पैदा करो। उस समय क्या था कि देश में भुखमरी बहुत थी, तो इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने नारा दिया था, ग्रो मोर फूड। और दोस्तों सबसे पहला दस्तावेज जिसको संविधान में लिया गया, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें एक बड़ा स्टार मारा हुआ है। सबसे पहला दस्तावेज जिसको संविधान में लिया गया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन, उद्देश्यों की समिति, इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब इसी में से ड्राफ्ट करके काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी। तो ये क्या था दोस्तों, सबसे पहला दस्तावेज जिसको संविधान में लिया गया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया था। और उसके बाद दोस्तों डिफरेंट कमेटीज़ बनी, समितियां बनी, और इन समितियों ने अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए, और ये सारे रिपोर्ट किसको दे दिए गए? डॉक्टर BN राव। ये नाम दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति की ये सलाहकार थे, एडवाइजर थे, ये सदस्य नहीं थे संविधान के, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दोस्तों सदस्य नहीं थे, ये खाली क्या थे? सलाहकार थे दोस्तों। ये ज़्यादा जरूरी, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये सलाहकार थे, ही वाज एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बट नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रारूप समिति के सलाहकार थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद दोस्तों ये ऐसे एक बूस्टिंग फैक्टर है, बूस्टिंग फैक्टर की जस्ट बस आपके नॉलेज के लिए, कि 22 अगस्त 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, ये बच्चे बच्चे को मालूम है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और इनका देहावसान 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो दोस्तों ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये पैदा हुए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, 14 अप्रैल 1891। और दोस्तों ऐसे नॉलेज के लिए 14 अप्रैल 1891 को बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये चूंकि 13-14 एक साथ आता है ना दोस्तों, इसलिए मैंने लिख दिया, ताकि ये आप लोगों को कभी मतलब याद रहेगा, ये भी पूछता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद दोस्तों ये हमारा और 26 जनवरी 1950 को फुल कमेंसमेंट मतलब पूर्ण प्रारंभ हुआ गणतंत्र दिवस। क्या हुआ? फुल कमेंसमेंट मतलब इसका पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया देश में। उसी के नाम पे 26 जनवरी को हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा रिपब्लिक डैश फ्रांस, मतलब कि जो शब्द है गणतंत्र, ये रिपब्लिक, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से दोस्तों। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम के दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों अनुच्छेद 393 जब हमारा संविधान बन के प्रिपेयर हुआ तो उसके बाद 393 में इस चीज़ को लिखा गया, इस लैंग्वेज को, कि इस संविधान को भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नेम एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 393 दोस्तों, ये जरूरी है, याद रखिए। अनुच्छेद 393 में क्या लिखा है कि इस संविधान को भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों प्रारंभ में हमारे देश में जब ये संविधान बना तो उसमें 393 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, और बाद में दोस्तों काफ़ी अमेंडमेंट, एडिशन, डिलीशन होने के बाद 448 अनुच्छेद हो गए एब्सोल्यूट, और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। और दोस्तों ये भी बहुत जरूरी कि हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उधार लिया हुआ संविधान। कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन एक्चुअली है ऐसा। हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में जो विभिन्न वो है प्रोविजंस हैं उसको अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, उधार लिया हुआ संविधान, मतलब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ दोस्तों ये मैंने देश के नाम लिखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, रूस, यूके, जर्मनी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट देश हैं दोस्तों जहाँ से हमारे संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस को उठा के लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिए, इसको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये फलानी चीज़ किस देश से ली गई है, रिट्स कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों इसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की बैठक और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, इसको आप बहुत ध्यान दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PRS-STV। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, PRS-STV। तो ये इसमें आयरलैंड से, ये जरूर दोस्तों याद रखें आप, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से। और हमारे प्रियम्बल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। दोस्तों रूस से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, इनको लिया गया है रूस से। रिट्स, 4 या 5 तरह की रिट्स होती हैं, उसको कहाँ से लिया गया दोस्तों, यूके से। रिट्स के बारे में हम आगे बाद में चर्चा करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूके में क्या लिया गया, रिट्स, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, बाईकैमरलिज्म, मतलब कि एक संसद में 2 सदन होंगे, ये यूके से लिया गया है। और दोस्तों यूएस से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, महाभियोग और जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी था, इसको आप जरूर याद रखिए। और जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है उसको कहाँ से लिया गया दोस्तों, जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से दोस्तों। और दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक, जैसा कि मैंने यहाँ भी एक बार मेंशन किया था, दोबारा मैंने लिख दिया ताकि आपको फिर से याद आ जाए। फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक, समानता, भाईचारा, आज़ादी। प्रस्तावना में जो ये शब्द हैं ये लिए गए हैं फ्रांस से दोस्तों, ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। और दोस्तों ये एक हमारे संविधान के बारे में एक खास पॉइंट है कि हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब जहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी, मतलब संविधान ही सबसे बड़ा होगा, संसद नहीं, संविधान बड़ा संसद से। और न्यूजीलैंड और यूके में अलिखित संविधान है। अलिखित क्यों है, क्योंकि डे बाय डे इवॉल्व हुआ है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ रोज जोड़ा जा रहा है, ऐसा। जबकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं, हमारा संविधान लिखित है, सॉलिड है, और यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। और दोस्तों हमारा संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है, मतलब संविधान का कुछ पोर्शन को हम अमेंड कर सकते हैं, कुछ पोर्शन को बिल्कुल नहीं बदल सकते। जैसे दोस्तों अनुच्छेद 368, इसी लचीला शब्द में कौन सा हमारा अनुच्छेद जुड़ जाता है, अनुच्छेद 368। देखिए मैंने लिखा भी है, लचीला बराबर संशोधन, मतलब अनुच्छेद 368। कठोर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो प्रियम्बल है और भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कठोर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों हमारा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है कि कठोर, तो आप उसको बोलेंगे नहीं भाई, लचीला और कठोर दोनों है। क्योंकि आर्टिकल 368, ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है कि हम अपने भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और कठोर क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर।
और उसके बाद दोस्तों हमारा संविधान एक कैसा है, क्वासी फेडरल सिस्टम। ये टर्म जरूरी है, ऐसे इसको ध्यान रखिए, क्वासी फेडरल सिस्टम मतलब अर्धसंघीय प्रणाली। अब संविधान में दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म का उल्लेखन नहीं है, लेकिन मतलब ये काफ़ी फेमस टर्म है, इसलिए इसको जान लीजिए। ऐसी व्यवस्था है जहाँ केंद्र और राज्य दो स्पष्ट सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं। मतलब कि केंद्र जो होगा हमेशा राज्य से बड़ा रहेगा, केंद्र सरकार को शक्तियाँ ज़्यादा रहेंगी, और इसी सिस्टम का क्या नाम है, क्वासी फेडरल सिस्टम। और सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों, ये शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्वासी फेडरल सिस्टम अर्धसंघीय प्रणाली, जहाँ मतलब केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तियाँ होगी। अब दोस्तों आज के लिए इंडियन पॉलिटी इतना ही। नीचे की जैसे आप देख रहे हैं कुछ और ये एक अलग सा ये कुछ लिखा हुआ है, ये दोस्तों बस एज पर नॉलेज, और जो कि हर एग्जाम में जीके का पार्ट भी होता है तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। जायंट रेड स्पॉट, ये किस प्लैनेट पे है, जुपिटर। जुपिटर जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वो उसी में एक लाल दानव बोलते हैं उसको, वो कुछ नहीं और तूफान है, वो कई सालों से घूम रहा है, उसका नाम क्या है, जायंट रेड स्पॉट। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जायंट रेड स्पॉट किस प्लैनेट में है, जुपिटर। और हमारा जो प्लैनेट तीसरा धरती के बगल का जो प्लैनेट है, मार्स, मंगल। मार्स मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, नेचुरल उपग्रह, फोबोस और डीमोस। ये भी दोस्तों बहुत जरूरी है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इसी मार्स ग्रह पे ही हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलंपस माउंटेन। उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 किलोमीटर। तो दोस्तों मंगल पे हमने क्या सीखा, मंगल से हमारा दो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह, फोबोस और डीमोस, ये नाम भी जरूरी है दोस्तों। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारे सौरमंडल का मार्स ग्रह पे है, जिसका नाम है ओलंपस माउंटेन, जिसकी हाइट कितनी है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर लगभग है, कुछ मीटर भी है, लेकिन ये एग्जैक्ट आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों सूर्य में पैदा होने वाली ऊर्जा कहाँ से आती है, नाभिकीय संलयन से। जिसकी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1H1 मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके एक हीलियम का मॉलिक्यूल फ्यूज मतलब संलयन मतलब मिलता है। तो ये आप ऐसे संलयन से टर्म आप ऐसे देख सकते हैं कि ये संलयन मतलब मिलना, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके जब एक हीलियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इससे निकलती है ढेर सारी ऊर्जा। ऐसे ही अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। एक जूल में कितना होता है, 4.2 कैलोरी। ये ऐसा मैंने रिलेट किया हुआ है ताकि आपको याद करने में आराम रहे। और दोस्तों धरती का सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर धरती का सबसे छोटा ओशन है। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत। ठीक है दोस्तों, तो ये जीके फैक्ट्स है, इसको आप याद कर सकते हैं। धरती का सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। और दोस्तों इधर आप देख रहे हैं मैंने एस लिखा हुआ है, एस मतलब हमारे धरती का कौन सा महासागर एस शेप का है, तो उसका आंसर है दोस्तों अटलांटिक ओशन। उसको आप नक्शे में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो उसका शेप कुछ ऐसा है अटलांटिक ओशन का, इसलिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और दोस्तों एक टर्म मैंने यहाँ और लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, BCPN मतलब बचपन। ये याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। ये BCPN है मतलब दोस्तों हमारे भारत देश से जितने भी समीपवर्ती देश लगे हुए हैं उनका क्रमशः घटता हुआ क्रम है। क्रमशः घटता हुआ क्रम मतलब कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है देश के साथ। तो उसमें सबसे ऊपर आएगा बी से बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद दोस्तों। तो मतलब दोस्तों ये ट्रिक शॉर्ट करने की ट्रिक है, याद रखिए, बचपन BCPN। अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा कौन सा देश अपनी सीमा लगाता है, तो उसका आंसर होगा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। क्योंकि दोस्तों ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन है, आदमी सोचता है चाइना सबसे ज़्यादा शेयर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। और दोस्तों ये ऐसे ही जीके फैक्ट है। हमारे यूपी का राज्य का कौन सा डांस है, फोक डांस, कथक। और केरल का कौन सा है, कथकली। कथक यूपी का, कथकली केरल का। कथक यूपी का, कथकली केरल का। ओके दोस्तों, थैंक यू।